हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बचे हुए दो पार्ट्स से, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी आइसोमेरिज्म के चार्ट से इंट्रोड्यूस करा चुका हूं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो आइसोमेरिज्म बेसिकली टू टाइप का होता है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड पार्ट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जो मैं इससे पहले लेक्चर में आपको क्लियर करा चुका हूं और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है। सभी को वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इस लेक्चर में मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बचे हुए दो पार्ट से आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा विद एग्जांपल्स। जो दो पार्ट कौन से हैं? एक आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म है और एक आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो दोनों आइसोमेरिज्म मैं आज आपको कराऊंगा, इन दोनों आइसोमेरिज्म को याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक भी मैं आपको लेक्चर के अंदर ही बताऊंगा, इसलिए लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि वो ट्रिक आपको याद रहे। और जब भी आपसे कोई एग्जाम्पल देकर के आइडेंटिफिकेशन पूछा जाए कि इनमें से लिंकेज आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो आप वो ट्रिक यूज करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज बिलोंग्स टू लिंकेज आइसोमेरिज्म और कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से बिलोंग करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको इस टॉपिक के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे बचे हुए दो पार्ट्स का इस लेक्चर के अंदर। और ये यूनिट कौन सी है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट में आज आपको इस लेक्चर में अच्छे से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। वो जो दो पार्ट हैं उनमें से एक है लिंकेज आइसोमेरिज्म और दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यूनिट हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम कर चुके थे, जो कि हमारा क्या था, 4 पार्ट में फर्दर डिवाइड हुआ था, जिसका थर्ड जो आइसोमेरिज्म है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ लिगेंड्स से इंट्रोड्यूस कराया था। वहां पर एक तरह के लिगेंड्स होते हैं जिनको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। यस स्टूडेंट, दिस इज द ट्रिक फॉर लिंकेज आइसोमेरिज्म और इस ट्रिक को आप इजीली याद रख सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड ही एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं, जो बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं ना, वो दो ही तरह के एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को आप यूज करते हैं, जिनमें से एक का एग्जांपल अभी आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है और एक का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पहले मैं आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म समझा देता हूं कि इसमें एम्बीडेंट जो लिगेंड है उसका क्या रोल है। देखिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो को आप NO2 भी लिख सकते हैं और नाइट्राइटो को आप ONO भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप NO2 की फॉर्म में उसे लिख रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन एटम के थ्रू, और जब आप उसे ONO लिख रहे हैं तब वो ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स दो एटम्स के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से दो फॉर्म बन सकती हैं उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। मतलब लिंकेज डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से होना। एक ही लिगेंड है, वो दो डिफरेंट एटम्स से जब लिंक्ड होता है सेंट्रल मेटल एटम से, तब जो आइसोमेरिज्म बनते हैं या जो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आया बहुत अच्छे से? देखिए, अब हम बात करते हैं
डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या कहता है? द आइसोमेरिज्म इन विच ए लिगेंड कैन फॉर्म, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें एक लिगेंड फॉर्म कर ले, क्या? लिंकेज फॉर्म कर ले। किसके साथ? मेटल के साथ। कैसे? थ्रू डिफरेंट एटम्स। कोई एक लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर कोई एक लिगेंड फॉर्म करे लिंकेज मेटल के साथ डिफरेंट एटम्स से। जैसे मैंने यहां पर आपको इंट्रोड्यूस कराया नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2। अब ये दो तरीके से लिंक कर सकता है। ये नाइट्रोजन के थ्रू भी लिंक कर सकता है, मतलब NO2 कैन लिंक टू मेटल आइदर थ्रू नाइट्रोजन एटम और थ्रू ऑक्सीजन एटम। ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन एटम के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जैसा कि मैंने यहां आपको एक एग्जांपल भी इंट्रोड्यूस कराया है। देखिए इस एग्जांपल में ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें यहां ये जो लिगेंड है ONO जो लिख रहा है आपके सामने, यहां पर ये नाइट्रो ग्रुप ही है, मगर ONO लिखने की वजह से ये किससे बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन एटम से सेंट्रल एटम के साथ क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसी की दूसरी फॉर्म में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, NO2 करके भी लिख सकता हूं। मतलब यहां पर जो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है वो कौन बना रहा है? नाइट्रोजन एटम बना रहा है। और यहां बॉन्ड कौन बना रहा है? ऑक्सीजन एटम बना रहा है। मतलब लिगेंड एक ही है बट उसकी जो लिंकेज हो रही है सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम कौन सा? कोबाल्ट। सेंट्रल एटम के साथ जो लिंकेज हो रही है उसकी वो डिफरेंट एटम्स के थ्रू हो रही है। एक ही लिगेंड दो डिफरेंट एटम्स के थ्रू बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसीलिए ये डिफरेंट लिंकेज जो हो रही है ना, इसी एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इज इट क्लियर? आपको इजीली ये आइडेंटिफाई भी हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं वो आपको दो ही एम्बीडेंटेट लिगेंड्स लर्न करने पड़ेंगे। एक आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड नाइट्रो ग्रुप होता है और एक आपका थायोसाइनेटो ग्रुप होता है जिसमें SCN और NCS होता है। मतलब वहां पर एक बार वो सेंट्रल मेटल एटम से सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनाता है और एक बार वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना सकता है। उसका भी मैं आपको एग्जांपल इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको इस लिंकेज आइसोमेरिज्म को एक बार दोबारा से रिपीट करके बता देता हूं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसा आइसोमेरिज्म होता है, द आइसोमेरिज्म इन विच ए लिगेंड कैन फॉर्म लिंकेज विद मेटल थ्रू डिफरेंट एटम्स लाइक द नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप कैन लिंक टू द मेटल आइदर थ्रू नाइट्रोजन एटम और थ्रू ऑक्सीजन एटम। इज इट क्लियर? आपको एग्जांपल वहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो आपकी नेमिंग क्या आएगी इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। देखिए इधर इस एग्जांपल को अगर मैं नेमिंग के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस कराऊं तो आप देखिए यहां पर नेमिंग क्या आने वाली है। मैं नेमिंग कर रहा हूं इसकी। सबसे पहले जब हम नेमिंग करते हैं तो लिगेंड्स को लिखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, और अल्फाबेटिकली में ये अमाइन है तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले पेंटा अमाइन। राइट, ये तो हो गया पहला लिगेंड पेंटा अमाइन। उसके बाद क्या आएगा? नाइट्राइटो। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो लिगेंड बोलते हैं ना। बट नाइट्राइटो के साथ साथ ओ लगाओगे आप। ये जो नाइट्राइटो ओ लिखा ना आपने, ये नाइट्राइटो ओ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ये जो एम्बीडेंटेट लिगेंड है ना,
ये यहां पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो बॉन्ड बना रहा है ना, वो ऑक्सीजन एटम के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो ओ लिखेंगे, राइट। और फिर आपका सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम है आपका कोबाल्ट, और कोबाल्ट की वैलेंसी यहां पर कितनी शो करेंगे आप, 3, जो कि आप रोमन में लिखते हैं, और पीछे क्या आ जाएगा आपका क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ये तो है इसका नोमेनक्लेचर, इस कंपाउंड का ये नाम होगा इस फॉर्मूले के साथ। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की नेमिंग की, तो देखिए इसमें चेंज कहां आता है, बस खाली देखिए, फिर से हमें लिगेंड्स को लिखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, पेंटा एमाइन, क्योंकि NH3 का होल 5 है, और फिर उसके बाद नाइट्रो ग्रुप ही प्रेजेंट है, जिसे हम एज ए लिगेंड क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो बोलते हैं। बट हम यहां पर क्या लगाएंगे, हम यहां लगाएंगे नाइट्राइटो एन। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहां पर हमने नाइट्राइटो ओ लगाया कि ये ऑक्सीजन एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था सेंट्रल मेटल एटम से। यहां मैं नाइट्राइटो एन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से। और फिर क्या लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे कोबाल्ट और 3, और क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोराइड। तो आपको बहुत अच्छे से ये एग्जांपल और लिंकेज आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, उसे भी आप लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम आइदर टू डिफरेंट एटम्स, जैसे यहां हो रहा है। यहां पर ये नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो ग्रुप क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू भी सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बना सकता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म इन विच ए लिगेंड कैन फॉर्म लिंकेज विद मेटल थ्रू डिफरेंट एटम्स इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट। मैं इसका एक और एग्जांपल आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, देखिए जरा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको दूसरा एम्बिडेंटेड लिगेंड भी क्लियर हो जाए यहीं पर, राइट। हमारे पास एक कंपाउंड है CrNH3 का होल 5 SCN, और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, राइट स्टूडेंट्स। इसका जब मैं लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाऊंगा, दूसरा एक और एग्जांपल दूंगा, इसका जो लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेगा वो कैसे लिख सकते हो आप, वो लिख सकते हो CrNH3 का होल 5 NCS 2 पॉजिटिव। देखिए हुआ क्या, ये आपका जो लिगेंड है ये वाला SCN, ये SCN, ये वाला लिगेंड आप S से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ, और NCS नाइट्रोजन से भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। यहां पर सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम के साथ, और यहां पर नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम के साथ। इसीलिए ये भी एग्जांपल हो जाता है आपका किसका, लिंकेज आइसोमेरिज्म का। और ये वाला जो लिगेंड है आपका, इसको भी हम एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपकी ट्रिक है लिंकेज आइसोमेरिज्म को लर्न करने की, कि जब भी आपको कोई ऐसा लिगेंड दिखे जो लिगेंड एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, तो आप बगैर सोचे समझे ये बता सकते हैं कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये लिंकेज आइसोमेरिज्म इजीली समझ में आ गया है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th पार्ट पर, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 4th पार्ट है हमारे पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को तो बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे,
एक ही बार देखने पर ही आप बता सकते हो कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने भी अभी तक आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किए हैं, उन सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिला आपको, या तो उसके पीछे काउंटर आयन मिला या उसके आगे काउंटर आयन मिला। बट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेंगे एक साथ। दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम होंगे। जो आगे वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो पीछे वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। मतलब दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसी कंपाउंड की तरह न्यूट्रल होंगे। अगर पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दूसरे पर 3 नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पाएंगे या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना पाएंगे। तो इस आइसोमेरिज्म को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के इस पार्ट को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप देख लीजिए ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट हो एक ही साथ, तो आप फटाफट से बता सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, राइट। मैंने यहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स, ये आइसोमेरिज्म कब अकर होता है? व्हेन बोथ मतलब कैटायन और एनायन, कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट होते हैं ना, एक कैटायन पार्ट होता है और एक एनायन पार्ट होता है। कैटायन पार्ट को हम पहले लिखते हैं और एनायन पार्ट को हम बाद में लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि ये आइसोमेरिज्म तब अकर होता है जब दोनों ही कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट किसका? कॉम्प्लेक्स का। कह रहा है occurs when both the cations and anions are complexes and they differ the coordination of ligands। दोनों ही कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट दोनों की दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो और उनमें सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से हो? उनमें डिफरेंस हो लिगेंड्स की वजह से। किसकी वजह से? लिगेंड्स की वजह से। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के इस टाइप में, जिसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, इस टाइप में अगर हम बात करें तो इसको आइडेंटिफाई तो हम इजीली कर लेते हैं, मगर मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि हम जो एक्सचेंज की बात करते हैं ना, हम लिगेंड्स को एक्सचेंज करते हैं। बट आपको लगेगा कैसे कि मेटल एक्सचेंज हो गया? वो मैं अभी आपको बताता हूं कि क्यों लगेगा। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहां पर। ये एग्जांपल है आपके पास जिसमें जो पहला कॉम्प्लेक्स है या पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट और लिगेंड्स है NH3 का होल 6। इसी के साथ क्रोमियम और C2O4 का होल थ्राइस। ये आपका एमाइन लिगेंड है और ये आपका ऑक्सलेटो लिगेंड है। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर न्यूट्रल होता है। ये मतलब इसकी वैलेंसी, इस पर चार्ज कितना है? 3 पॉजिटिव, और इस पर चार्ज कितना आएगा? इस पर चार्ज आएगा, इसका चार्ज होता है +3 और -6 में से +3 जाएगा तो इस पर आएगा -3। इसीलिए ये न्यूट्रल होकर के हमने क्या लिखा है? ऐसे लिखा है। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कैटायन बोल सकते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज है जिसे आप एनायन बोल सकते हैं। और आपको पता है जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फॉर्मूले में कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं। अब आपको दिख गया ना कि यहां 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है। मतलब ये किसका एग्जांपल है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। बट ये डिफरेंट किस किस चीज से है? ये लिगेंड्स की वजह से डिफर है बस खाली, राइट। अगर ये वाला लिगेंड मैं यहां कोबाल्ट के साथ लगा दूं तो ये तो नेगेटिव है। ये जैसे ही लिगेंड यहां आएगा तो कोबाल्ट, ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज। और अगर ये एमाइन में यहां लगा दूं तो ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर फिर आगे आ जाएगा और ये वाला कहां चला जाएगा? पीछे। जैसे आप ये देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये है। अब क्रोमियम NH3 का होल 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ गया, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आ गया लिगेंड्स को चेंज करने से। देखिए ये वाला सेंट्रल एटम भी 3 पॉजिटिव चार्ज ही रखता है और ये वाला भी 3 पॉजिटिव चार्ज रखता है, बट इसके साथ लिगेंड्स नेगेटिव है,
इसीलिए इसको नेगेटिवली कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब ये नेगेटिव लिगेंड्स इसके साथ आ जाएंगे तो फिर ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हो जाएगा ना, इसीलिए कोबाल्ट कहां चला गया, पीछे चला गया। अब आपको लगेगा कि हमने सेंट्रल मेटल एटम चेंज किया, नहीं, हमने लिगेंड्स को चेंज किया, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमें सफल करना पड़ गया, क्योंकि जिसके साथ नेगेटिव लिगेंड है उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, और जिसके साथ न्यूट्रल लिगेंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी न्यूट्रल लिगेंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाला बाद में, इसलिए ये पहले आ गया और ये बाद में। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे यहां देखिए, यहां NH3 का होल 6 है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहां CN6 है, ये नेगेटिवली चार्ज है। जैसे ही मैं CN लिगेंड्स को इसके साथ लाऊंगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये चला गया पीछे और ये आ गया आगे। तो इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, इसके लिए ये वाला है जब आप क्या करेंगे, लिगेंड्स को सफल करेंगे आगे से पीछे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए जरा, मेरे पास एक एग्जांपल है COEN का होल थ्राइस। एक तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आपका, इसी को मैं दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ लिख रहा हूं CRCN का होल 6। देखिए आपको पता है EN को हम क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन बोलते हैं, और ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है तो इस कोबाल्ट पर चार्ज कितना होता है, +3, तो इस पर तो +3 चार्ज हो गया, ये वाला। अब आ जाइए यहां पर, क्रोमियम भी +3 चार्ज शो करता है, बट CN एक नेगेटिव लिगेंड है, साइनो, तो यहां -6 में से +3 गया तो यहां आ गया -3। ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसलिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर आगे आया और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर पीछे आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये जो साइनो लिगेंड्स हैं इनको इसके साथ लगा दूं कोबाल्ट के साथ, और EN को इसके साथ लगा दूं, तो ऑटोमेटिकली जब साइनो यहां आएगा तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा CrNH3 का होल 6। इसको मैं पहले, सॉरी यहां पर लिगेंड है आपका EN का होल 6, इसे तो मैं लिखूंगा फिर पहले, क्योंकि क्रोमियम के साथ क्या आ गया, न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा, COCN का होल 6। ये इस कंपाउंड, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। ये लिगेंड्स को चेंज करने से कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि पीछे वाला मेटल आगे वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया और आगे वाला मेटल पीछे वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया। ये है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। राइट स्टूडेंट्स, आपको यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जब भी अकर होता है तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट, हर किसी कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक कैटायन पार्ट होता है और एक एनायन पार्ट होता है। वो दोनों के दोनों पार्ट यहां पर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। मतलब वो दोनों के दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही बंद होंगे। जो आगे वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो पीछे वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फॉर्मूले में आपको पता होता है कि आपको कैटायन पहले लिखना होता है और एनायन को आप कब लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। अब देखिए, अगर मैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करता आपसे, कोई मैं एग्जांपल दूं आपको और आपसे पूछूं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, मैंने आपको कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो आप फटाफट से बताएंगे कि वो लिंकेज आइसोमेरिज्म है। क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड के अंदर ही एबिलिटी होती है कि वो दो डिफरेंट एटम्स के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। राइट,
बट जब मैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो यहां पर ट्रिक क्या है आपकी कि दोनों के दोनों कैटायन पार्ट भी और एनायन पार्ट भी दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होंगे, मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। और जो पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो बाद वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। फिर आपने उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में शो कैसे करना है, आपने लिगेंड्स को इंटरचेंज कर देना है। जैसे ही आप लिगेंड्स को इंटरचेंज करेंगे तो आपका पहला वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो मेटल है ना वो आ जाएगा पीछे, और पीछे वाला जो मेटल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो आ जाएगा आगे, क्योंकि लिगेंड्स को सफल करते ही ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन पर जो चार्ज होता है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आपको तो रूल फॉलो करना है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आगे लिखना है, मतलब कैटायन पोर्शन को ही आप आगे लिखेंगे, उसके बाद एनायन पोर्शन लिखेंगे। यही हर किसी कंपाउंड को, हर किसी फॉर्मूले को लिखने का रूल है। जब भी आप, जैसे आप कॉमन साल्ट का एग्जांपल देते हैं ना, NaCl में कैटायन Na होता है और Cl एनायन होता है, इसीलिए आप कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। मतलब सीधा सा आपको एक ही फंडा लिखना है, चाहे वो कोई सा भी आइसोमेरिज्म हो। ये तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि कैटायन पार्ट आप हमेशा पहले लिखेंगे और एनायन पार्ट को आप बाद में लिखेंगे, चाहे आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो, फॉर्मूला बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और इसके जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, कहाँ पर, QCS के अंदर। गुड लक।